कीजिएगा संक्षेप में। आपसे प्रार्थना है सभापति महोदय कि मुझे मैं आपकी भावनाओं का ख्याल रखूंगा। मैं आपका आभारी हूं कि आप वर्ष 21-22 के आय व्यय मामले पर जो आज से आपने आरंभ किया है, कृषि, गन्ना उद्योग, सहकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पर अपनी बातों को रखने का मुझे मौका दिया है। आपने पहले ही समय को लेकर एक तरह से मुझे भयक्रांत कर दिया है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा। मैं हमेशा चेयर का सम्मान करता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को रिपीट न करूं जो हमारे भयक्रांत मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। आप हमारे आपने कह दिया तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ना जी। तो मैं कृषि और सहकारिता पर अभी सुनील बाबू को सुन रहा था, इन्होंने बेहतरीन पक्ष रखा है। हमारे साथी राजेश राम जी ने गन्ना के बारे में बहुत बातें कही, मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं करता। मैं अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में कुछ बातों को रखना चाहूँगा। उससे पहले चूँकि माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनका ध्यान एक छोटे से चीज़ पर ले जाना चाहता हूँ जो बजट एलोकेशन में हमने नहीं देखा, और एक चर्चा है मिथिलांचल के एरिया में मखाना उद्योग को लेकर। मखाना बिहार में हमारे एरिया में ही बड़ी उपज होती है और मिथिला का मखाना करके वो जाना जाता है। उसका जीआई टैग बदलने की कोशिश हो रही है कि उसे बिहार का मखाना जाना जाए। हमें बिहार का मखाना जाना जाए, इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो एक भौगोलिक पहचान किसी वस्तु के उत्पादन के उसके जीआई टैग से जुड़ा होता है, तो उसे बरकरार रखने में मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो माननीय कृषि मंत्री जी इसका गौर करेंगे कि मखाना जो है वो मिथिला का मखाना के रूप में ही जाना जाए। उसका जीआई टैग सबौर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से कोशिश की जा रही है, प्रस्ताव भेजा गया था, उसे न माना जाए। हमारे कई सत्ता पक्ष के साथियों ने अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर काफ़ी बातें कही हैं। हालांकि ज़्यादातर पॉलिटिकल स्पीच था, लेकिन जब वो उपलब्धियां गिनाने लगे, अब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किया है, तो कई प्रकार के सवाल खड़ा हो गए कि आखिर ये कौन सा काम इन्होंने किया है। क्या बिहार से लेकर दिल्ली तक चारों तरफ अनावश्यक मुद्दों को लेकर एक वर्ग विशेष को नफरत की वातावरण बनाकर कहीं न कहीं सोसाइटी में उन्हें कन्फ्लिक्ट का वातावरण बनाने का काम हुआ? चाहे सीए का मामला हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो, ये ऐसे मुद्दे उठाए गए सत्ता पक्ष के द्वारा जिससे समाज में कटुता बढ़ी है। कहीं न कहीं रिलीजियस और सोशल कन्फ्रंट्रेशन बढ़ा और एक वर्ग विशेष को कहीं न कहीं डाउटफुल बनाने की कोशिश की गई, जो कि वो मुद्दे गैर जरूरी थे, उसे उठाने की आवश्यकता नहीं थी। और मुझे आश्चर्य लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले उनका कुछ स्टैंड था इन मुद्दों पर, बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया, 370 पे भी बदल लिया, सीए पर भी बदल लिया और एनआरसी पर भी बदल लिया। तो मेरा मानना है महोदय मेरा मानना है, अगर बिहार जैसे राज्य में जो आवश्यकता नहीं है, जो आज हम देखिए, आज हम बजट पर बात कर रहे हैं, आप बैठिएगा ना, आपके साथी बोले, बात बोलिएगा। जो मुद्दे बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ समाज में विकास। ये बजट पर भाषण हो रहा है। कोई भी सरकार जब बजट बनाती है और डिपार्टमेंट का नाम रखती है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आप उस वर्ग का कल्याण कैसे कर सकते हैं? उस पर डाउट क्रिएट करके ये नहीं हो सकता है। अगर समाज में सद्भाव रहेगा, भाईचारा रहेगा, तभी विकास की बात हो सकती है। विकास कन्फ्रंट्रेशन से नहीं होता महोदय, विकास फाइट से नहीं होता, घृणा का वातावरण बना के नहीं होता, समाज से काट देने को लेकर नहीं होता। मेरा ये कहना है, अगर डेवलपमेंट के लिए आपने 562 करोड़ लगाए हैं इस वित्तीय वर्ष में, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिछले साल जो आपने बजट एलोकेशन किया था, उसमें से वो पूरा पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ? अगर हमारा कमिटमेंट है, हम कहते हैं कि हमने बिल्कुल माइनॉरिटी स्कीम के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो आपके पैसा रखा ही क्यों रह गया? इसका जवाब तो मंत्री बैठे यहाँ सरकार की तरफ से आना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरे प्रोसेस में आप कन्फ्रंट्रेशन में लगे रहे,
आप अल्पसंख्यकों को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कटघरे में खड़ा करने को लेकर जो राष्ट्रव्यापी एजेंडा है उस पर काम करते रहे। आपने माइनॉरिटी वेलफेयर की बात कभी एक कदम नहीं की पिछले 1 सालों में। जो उससे पहले की बात मैं नहीं करता, मैं पिछले साल के बजट पर बात कर रहा हूं। और अब जो आपने बजट एलोकेशन किया है, इसका क्या गारंटी क्या पूरा खर्च करेंगे माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर? और ये चीज तब होती है जब, मेरा यह मानना है कि इस देश में अगर हम फ्रीडम मूवमेंट को देख लें, इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने बनाया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा? सोचिए, इन पंक्तियों की भावनाओं को समझिए। आज भी इन बातों को बोलने से शरीर में रोमांच होता है। जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, देश को एक नारा दिया, उत्साह बढ़ाया, आज उसे अब कटघरे में खड़ा कर रहे हो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसा चलाना चाहते हैं तो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है। तो मैं माननीय मंत्री जी महोदय, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा, लेकिन वो हिंदुस्तान बांटने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिख दिया और हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए। यह भी जानना चाहिए महोदय। ठीक, ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। ये गलत बात मंत्री है। जी का जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है। अल्लामा इकबाल जो है ना 1935 में आज़ादी से पहले मर गए थे। वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए थे। अल्लामा इकबाल जो मुत्तहदा हिंदुस्तान है, यूनाइटेड इंडिया है, उसके लिए उन्होंने आज़ादी की। आज़ादी का ये तराना। शुक्रिया, थैंक यू। मैं गुलाम गौस साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। बजट छोड़ सर, के- मेरा समय खत्म हो गया। एक मिनट। हैराम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, हैराम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाम, अहले वतन समझते हैं उनको अपना इमाम। माननीय मंत्री जी अपना ज्ञान वर्धन कर लें। अल्लामा इकबाल कभी देश बांटने वालों में नहीं। बहुत बढ़िया। मैं बहुत माफी के बढ़िया। साथ कहना चाहता हूँ, और देश किन लोगों ने बांटा मैं उनका नाम नहीं। चलिए अभी गुलाम गौस जिंदाबाद। सारा लोग जानता है कि देश किन लोगों ने बांटा है। मैं कह रहा था, सुनिए, एक बात जो प्रेमचंद मिश्रा जी बार बार कह रहे हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि ये बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी ने कभी टेररिज्म की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, नौजवानों को पकड़ने की, दंगा कराने की, समाज को बांटने की, वो कभी बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार ने कभी नहीं की। ये बात कहाँ की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक बात इन्होंने सीए एनआरसी पे जो बात कही, ये अलग से समय दे दीजिए ना यहाँ जो है, यहाँ महोदय, इनको अलग से समय दे दिया जाए। हाउस मेरे से समय बात पीछे भाषण आता है, क्यों इसको दे रहे हैं? बाद में अभी कुछ नहीं पास आएगा। करके सीए एनआरसी बैठा जाए। इसके बावजूद इसको ये कुछ इशू नहीं बना रहे हैं। चलिए। इसको सब तो मैं कह रहा था महोदय कि डेवलपमेंट के लिए शांति और भाईचारा बहुत आवश्यक है। जो सरकार यह दावा करती है कि मैंने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए, तो मेरे चंद सवाल हैं हुक्मरानों से जो बिहार के सत्ता में बैठे हैं। हालांकि अलग बात है कि उनकी पार्टी, उनके गठबंधन का कोई विधायक अल्पसंख्यक वर्ग से चुनकर नहीं आया। लोगों ने इन लोगों को समझ लिया, माइनॉरिटी वर्ग ने भी समझा, और इन दोनों के सारे उम्मीदवारों को जो अल्पसंख्यक वर्ग के थे हराने का काम किया। एक भी अल्पसंख्यक प्रतिनिधि जेडीयू और बीजेपी ने तो टिकट ही नहीं दिया, उसका तो अपना अलग लाइन है, जीत कर नहीं आया। ये एक बड़ा एक जवाब है। मैं ये जानना चाहता हूं, बजटीय प्रावधानों का खर्च नहीं होना, अगर 562 करोड़ हम लाए, ये भी खर्च नहीं कर पा रहे आप, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूं महोदय, सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के बहाने जो उर्दू के साथ खेल हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। ये उसी तरह से जैसे मैथिली के साथ किया इन लोगों ने, उर्दू के साथ भी शुरू किया। उर्दू सरकारी दूसरी सरकारी जुबान है। उर्दू को क्या किया है, ऐच्छिक विषय की सूची में बंगला के साथ लाया। यह अल्पसंख्यक कल्याण का काम है। जो उर्दू जुबान दूसरी सरकारी जुबान बिहार का है, उसे अब चुपचाप से बदल के सेकेंडरी स्कूल में आप ले आए, ऐच्छिक पढ़ाई के रूप में अब रहेगा, जो बंगला का स्थान बिहार में। बंगला कितने पढ़ने वाले लोग हैं? अभी तनवीर भाई कह रहे थे हमारे 17% आबादी है, चले गए कहा के, तो 17% है कहाँ? हाँ, जय हिंद। तो 17% की आबादी है। बंगला भाषी कितने लोग हैं? तो जो बंगला भाषी अपने बच्चों को बंगला पढ़ाएंगे, क्या वही उर्दू के लिए जगह दिया इस सरकार ने?
यह एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि आपने उर्दू भाषा को ऐच्छिक भाषा के रूप में कैसे ले आए। यह सरकार का फरमान गया है, सरकार का फरमान जा चुका है, और बोलेंगे और पोल खुल जाएगी। अरे सुनिए, आपने खारिज किया मुख्य विषय से उर्दू को हटाकर ऐच्छिक विषय में लाया गया है, और ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण की बात कर रहे हैं। उर्दू के साथ धोखाधड़ी किया है महोदय सरकार के लोगों ने, और ये बात करते हैं ह्यूमैनिटी वेलफेयर की। ये नहीं चलेगा। मैं इससे सवाल समाप्त कीजिए। नहीं सर भाई, अभी तो नहीं, ऐसे मत कीजिए। सीएम ने कई बार, नीरज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि 72,000 प्राथमिक विद्यालयों में एक उर्दू का शिक्षक होगा। यह मुख्यमंत्री के बयान है अनेकों बार। क्या बिहार के 72,000 स्कूलों में उर्दू के शिक्षक हैं? बिल्कुल नहीं। कितने शिक्षक हैं वो मैं बता देता हूं तनवीर जी आपकी जानकारी के लिए। 39,000 उर्दू शिक्षक हैं, और बाकी 30,000 से ऊपर 32,000 शिक्षक की बहाली नहीं कर पाए 15 साल चीफ मिनिस्टर रहकर। सिर्फ अखबार में बयान देने के लिए हम इतने ही करेंगे, हम वो करेंगे। आप कर क्यों नहीं रहे? आपने नहीं किया क्योंकि आपके नियत में खोट है। सुबोध भाई, उर्दू विद्यालयों के वजूद को ही समाप्त करने की भी कोशिश हो रही है। देखिए, जो भी काम हो रहा है बड़ी चालाकी से कर रहे हैं आप। जब पता नहीं बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सामान्य श्रेणी के प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू स्कूलों का समायोजन, जो सामान्य श्रेणी के स्कूल है उसमें उर्दू विद्यालयों का समायोजन एडजस्ट किया जा रहा है। अब सोचिए, उर्दू विद्यालय जो खोले गए जिन उद्देश्यों को लेकर, उसका क्या होगा? ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। पटना में ही कम से कम 10 ऐसे स्कूल हैं, उर्दू के स्कूल थे, जिनको एडजस्ट कर दिया गया, सामान्य विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया। और सुनिए क्या क्या किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, हुनर एंड औजार योजना। वो बंद क्यों है? 10 साल से बंद है। इसकी जवाबदेही कौन है? राज्य में 12,659 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बात की थी ना आपने, शायद आपने की थी। नहीं, तनवीर राय ने की। इन्होंने कहा 8,000 कब्रिस्तान है। मैं कह रहा हूं 12,000 से ऊपर कब्रिस्तान है, जिसमें घेराबंदी कितना किया है। मैं कंक्लूड कर देता हूं, फिर बोलिए प्लीज। चलिए समाप्त किया जाए। मैं कंक्लूड कर देता हूं। समाप्त किया जाए। 12,659 कब्रिस्तानों में अब तक मात्र 6,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। आधे से अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया, अब भाषण देने का हमने करा दिया। उर्दू एकेडमी महोदय सुनिए, उर्दू एकेडमी में कई वर्षों से जो सरकारी ऑफिशियल लोग हैं उनको जवाबदेही दे रखा है। ये क्या है कि भाषा के प्रति इतनी क्यों है? उर्दू एकेडमी में कोई चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे आप? गैर सरकारी लोगों को बनाना है, यह उसका प्रावधान है जो उर्दू एकेडमी का संविधान है, लेकिन आपने नहीं किया। आपने एक सरकारी अधिकारी को बना के रखा है। सोचिए माइंडसेट कहां काम कर रहा है। विभाग द्वारा संचालित हुई परामर्शदात्री समिति, उर्दू परामर्शदात्री समिति विघटित है 2 वर्षों से। इसके लिए किसने आपको रोका है? क्या बीजेपी वालों ने रोका है? बताना चाहिए अगर मुख्यमंत्री जी को कोई मजबूरी है तो। मैं समझता हूं अल्पसंख्यक परामर्शदात्री बहुत बढ़िया, आप वहीं चले जाइए। परामर्शदात्री समिति विघटित ही नहीं है, उसका कार्यालय तक नहीं खोला जा सका महोदय। टीचर्स ट्रेनिंग, महोदय सुनिए, आप गुणगान खाली मत करिए। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में कहीं भी एक भी उर्दू शिक्षक नहीं है। राज्य में जितने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, किसी में भी एक भी उर्दू शिक्षक की बहाली पिछले 15 वर्षों से यह सरकार नहीं की। जो ढोल पीटती हमने अल्पसंख्यकों के कल्याण के काम किए हैं, यह कौन सा काम है? पुलिस थानों में एक जी, पुलिस थानों में मुख्यमंत्री जी का बयान है, कई बार मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है कि पुलिस थानों में एक उर्दू जानकार का अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग होगा। सवाल है कि उर्दू अगर पुलिस थानों में कोई उर्दू जानने वाला नहीं है। अब बंद कीजिए। और ऐसे तो मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं। मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। उर्दू जानकार गुमराह न करे। उर्दू जानकार अब देखिए कैसे कर रहे हैं लोग। जब आप अपना पढ़िए ना। मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक भाई देख रहे होंगे कैसे लोग कर रहे हैं। एक पुलिस स्टेशन में एक उर्दू जानने वाला
का पोस्टिंग होगा, यह मुख्यमंत्री का बयान है। किसी भी पुलिस स्टेशन में एक उर्दू जानकार नहीं है। कोई अल्पसंख्यक जो उर्दू जानने वाला है वो अपना कंप्लेन करने जाएगा तो उसकी बात कौन सुनेगा? कहीं सुनी नहीं जाती है। इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री से पूछिए ना। आप हम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ऐसे मामलों से आप माइनॉरिटी वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। और मैं एंड करता हूं। 2013 में जब केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 3 जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच खोलने का हमने फैसला लिया। बिहार के किशनगंज, बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरला के मल्लापुरम में। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समारोह में गए थे जहां शिलान्यास हुआ। आदरणीय सोनिया जी आई थी, शिलान्यास हुआ। मल्लापुरम में पूरा एमयू का ब्रांच बनके तैयार हो गया है, पढ़ाई जारी है। मुर्शिदाबाद में एमयू का ब्रांच तैयार है, पढ़ाई जारी है। किशनगंज में क्या वजह है? अभी तक कुछ काम नहीं। ये माइनॉरिटी वेलफेयर की बात कर रहे हैं। किराए पर 2 कमरे, किराए पर 2 कमरा कहीं ले रखा है, किराए पर 2 कमरा लेकर वोट टांग दिया, एमयू का ब्रांच हो गया। जो जमीन देनी थी किशनगंज के लिए, एमयू के लिए, वो जमीन, महोदय मैं खत्म कर रहा हूं। किशनगंज में एमयू के ब्रांच के लिए बता रहा हूं कौन सी पढ़ाई हो रही है। एमयू के ब्रांच के लिए पहले इन लोगों ने जो जमीन दिया, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, मामला लटक गया। 2-3 साल उसमें गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या एमयू के ब्रांच किशनगंज के लिए अब तक 5 रुपया भी बिहार सरकार को दिया है? क्या नीतीश जी विशेष राज्य का दर्जा मांगने जाते हैं? आप कभी मांगा कि हमें एमयू के लिए पैसा दो, हमें एमयू का ब्रांच खोला है, हमें पैसे का खोल नहीं पा रहे? ये तमाम चीजें मैं खत्म कर रहा हूं महोदय, ये तमाम चीजें बड़े सवाल खड़े करते हैं। इस बिहार की सरकार वेलफेयर की बात करती है। ठीक क्या बिहार के अल्पसंख्यक भाइयों ने इन लोगों को पहचाना? मुंह में राम बगल में छुरी, बीजेपी के साथ रहकर आरएसएस के एजेंडा पर चलकर कोई व्यक्ति माइनॉरिटी वेलफेयर की बात नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ करता हूं। माननीय सदस्य श्री संजीव श्याम सिंह।